हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इक्विलिब्रियम के चैप्टर में अ, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और छोटे-छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कोई 2 रिएक्टेंट ले लीजिए। से जैसे A प्लस बी आपको प्रोडक्ट दे रहा है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते 2A प्लस 3B प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है? तो अब मैं इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। लॉ ऑफ मास सेक्शन में कहा गया कि जिस रेट पे ए रिएक्ट करता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्री, ठीक है? तो यानी कि जिस रेट पे ए रिएक्ट करता है वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। ये स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है और इसकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी पावर को 2 से रेज इसलिए किया है क्योंकि ए की स्टिचोमेट्री 2 है। ऐसे ही बी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 3, क्योंकि बी की जो स्टिचोमेट्री है वो 3 है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी is directly proportional to molar concentration of A and B, each raised to power equal to their stoichiometry coefficient. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, और दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को उनकी स्टिचोमेट्री के साथ हमने क्या किया, रेज किया, ठीक है? तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनैलिटी को आप कांस्टेंट से के से रिप्लेस कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बजाय वो आप इज इक्वल टू के कर सकते हैं। के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है, इसको आजकल एक्टिव मासेस भी कहते हैं, ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, ठीक है? ये था लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब ये है कि जो मैंने वर्ड बोला है, टर्मिनोलॉजी बोली है एक्टिव मास, इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखा जाता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक्स ग्राम सोडियम क्लोराइड है, उसको आपने वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है या जो एक्टिव मास है दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोडियम क्लोराइड या सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड या सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हमें पता नहीं है, वो हमारे पास एक्स ग्राम है, तो हमने यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है निकालने के लिए मास की जगह पे एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एक्स अपॉन सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5 होता है अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 58.5 इंटू वॉल्यूम। तो ये आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है निकल आई। तो बेसिकली देखा जाए तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है क्या? मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल जो है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होते हैं। तो ये जो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है ये एन है। एन क्या होता है?
number of moles. Number of moles is equal to mass of substance divided by molecular mass. इसका मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू n अपॉन v, और n जो है मास अपॉन मॉलिकुलर मास है अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, सॉरी. सो एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका भी एक्टिव मास निकालना हो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, इज इक्वल टू एक्स, सोडियम क्लोराइड का निकाल रहे थे, अपॉन 58.5 इंटू वॉल्यूम. ये m मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. ये मोल पर लीटर में ली जाती है. दैट इज ऑल अबाउट इट. आगे हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है. बच्चा, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके लिए आपको जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेना पड़ेगा. ए और बी रिएक्ट करके सी और डी दे रहे हैं, और सी और डी रिएक्ट करके ए और बी दे रहे हैं. ठीक है, ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, बी की, ये सी की, और ये डी की रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये ए और बी जब रिएक्ट करके सी और डी दे रहे होते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड. पहले भी बहुत बार बताया. जब सी और डी रिएक्ट करके ए और बी दे रहे होते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? बैकवर्ड रिएक्शन होता है. गॉट इट? सो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Rate of forward reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant. प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के KF लगा दिया और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह R लिख दिया, इज इक्वल टू KF. KF स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. ऐसे ही बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी रिएक्ट करके ए और बी दे रहे थे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी. प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के बी लगा दिया और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह आर लगा दिया. के बी जो है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं. आप क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और नॉट? यस, आई हैव टोल्ड यू इन द करेक्टरिस्टिक इन द लास्ट वीडियो कि इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है. सो हम ले लेंगे, क्योंकि हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या है? के एफ ए और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या है? के बी सी और डी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट. ये हमने इक्वल कर दिया. के बी को के एफ के नीचे ले जाओ तो सी और डी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के नीचे ए और बी आ जाएगा. तो ये velocity constant for forward reaction upon backward reaction, this is equal to another constant which is called as K, and this K is called as equilibrium constant, and this is constant at constant temperature. ठीक? Got it? Okay.
तो अगर हम एक्सप्रेशन को स्टिचोमेट्री के साथ लिखना चाहें, यानी कि जैसे ए रिएक्ट करके बी दे रहे हैं, एक्स एक्स दे रहे हैं, ए और बी रिएक्ट करके एक्स और वाई दे रहे हैं। ए की स्टिचोमेट्री स्मॉल ए है, बी की स्टिचोमेट्री स्मॉल बी है, रिएक्टेंट की स्टिचोमेट्री ए और बी है, और प्रोडक्ट एक्स की स्टिचोमेट्री एक्स है और प्रोडक्ट वाई की स्टिचोमेट्री वाई है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करके या केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई करके ऊपर आप प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और उनकी स्टिचोमेट्री को रेज करना है। ए प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, इनको मोलर कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव मासेस इनके ले लिए और इनकी पावर को स्टिचोमेट्री के साथ रेज कर दिया। एक्स की पावर को एक्स रेज कर दिया, वाई की पावर को वाई रेज कर दिया। इसी तरह से डिवाइडेड अपॉन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए को स्टिचोमेट्री ए के साथ रेज कर दिया और बी की जो बी रिएक्टेंट है उसकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसको स्टिचोमेट्री बी के साथ रेज कर दिया। दिस इज इक्वल टू के और के सी। ये जो एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसको डिफाइन करना हो तो आपने बताना है कि जो प्रोडक्ट है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। एंड ईच ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज रेज्ड टू देयर स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट। प्रोडक्ट की स्टिचोमेट्री को भी रेज करना है और रिएक्टेंट की स्टिचोमेट्री को भी रेज करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हो गया और ये जो लॉ है इसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। गॉट इट? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर यही एक्सप्रेशन आपके पास गैस की फेज में होता, मतलब अज्यूम कर लीजिए कि पीछे हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में पढ़ा है। अगर यही एक्सप्रेशन गैस की फॉर्म में होता तो फिर केसी जो है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के था, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है इसको केसी लिखते हैं सॉल्यूशंस के लिए और गैसेस के लिए इसको केपी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो फिर इसको जो गैसेस हैं उनका प्रेशर होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने। तो के पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। इसकी स्टिचोमेट्री एक्स है और वाई की स्टिचोमेट्री वाई है। तो एक्स की स्टिचोमेट्री एक्स, वाई की स्टिचोमेट्री वाई। आगे पी लिखा है, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा रहे थे वो सॉल्यूशंस के लिए थी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए थी। ये जो कैपिटल पी है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, गैस के प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और ये हम केपी की टर्म में जब एक्सप्रेशन लिखना होता है तो यहाँ पे पी लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, बाकी सारा सेम है। तो के पी इज इक्वल टू पी की पावर, पी को रेज करना है एक्स के साथ, साथ में एक्स इंटू पी की पावर रेज करनी है स्टिचोमेट्री वाई इन वाई अपॉन रिएक्टेंट की जो है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का, ए और बी का, और इनकी स्टिचोमेट्री ए और बी के साथ रिप्रेजेंट करनी है। तो इसका मतलब हमने जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो केसी की टर्म में भी लिखा है और केपी की टर्म में भी लिखा है। और अब हमने रिलेशनशिप जो है केपी और केसी के बीच में ड्राइव करना है। ठीक है। केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना है। तो आप एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन अज्यूम कर लीजिए जिसमें ए और ए रिएक्ट करके बी और बी, एक्स और एक्स, वाई और वाई दे रहे हैं। ये जो ए है रिएक्टेंट है, ये जो बी है रिएक्टेंट है। इस ए की स्टिचोमेट्री ए है, इस बी की स्टिचोमेट्री बी है।
ठीक है? और जो प्रोडक्ट है x, इसकी स्टिचोमेट्री x है, और ये जो प्रोडक्ट है y, इसकी स्टिचोमेट्री y है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप इसका एक्सप्रेस करना चाहते हैं केसी की टर्म में, तो कैसे लिखते होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। एक्स को मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर रेज कर दी स्टिचोमेट्री के साथ, वाई वाई की पावर रेज कर दी अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की पावर रेज कर दी ए, और बी की रिएक्टेंट की पावर रेज कर दी बी। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम सी के साथ लिख देते हैं। वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन को सी के साथ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप सी ब्रैकेट को रिप्लेस करना चाहते हो तो सी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हो गया ब्रैकेट की जगह सी एक्स की पावर एक्स इंटू सी वाई की पावर वाई अपॉन सी ए की पावर ए इंटू सी बी की पावर बी। और यहाँ पे बता दिया आपको कि सी एक्स, एक्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सी वाई, वाई की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सी ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सी बी, बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। यहां तक आपको समय लग गया? देख लीजिए, क्या ये आपको क्लियर है अच्छे से? चलें आगे। ओके। अगर वो सारा कुछ केपी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, मतलब वो जो रिएक्शन था जो पीछे दिया गया था ये वाला, अगर इसको केपी की टर्म में लिखना है तो ऐसे ही आएगा ना, के पी इज इक्वल टू पी एक्स एक्स इंटू पी वाई वाई अपॉन पी ए इंटू पी बी बी। तो ये आगे मैंने लिखा हुआ है, तो केपी की टर्म में ये आ गया। तो जो सी वाला है उसको आप इक्वेशन 1 लिख लेना, और ये जो पी वाला है उसको इक्वेशन 2 लिख लेना। अज्यूम कर लो कि जो गैसेस हैं वो आइडियल हैं, तो फिर पीवी किसके इक्वल हो गया? एनआरटी के। तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी किसके इक्वल हो गया? वी एन के नीचे चला गया, एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी, अभी अभी मैंने पीछे बताया, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? सी के। तो पी किसके इक्वल आ गया? सी आर टी के। अगर पी सी आर टी के इक्वल है तो पी एक्स किसके इक्वल होगा? सी एक्स आर टी के। पी वाई किसके इक्वल होगा? सी वाई आर टी के। पी ए किसके इक्वल होगा? सी ए आर टी के। पी बी किसके इक्वल होगा? सी बी आर टी के। ये चारों वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया के पी। ये पी की वैल्यू क्या थी? सी एक्स आर टी, पर यहाँ पे पावर एक्स रेज है तो बाहर हमने एक्स लगा दिया। यहाँ पे सी वाई आर टी और ये पावर रेज वाई है तो हमने पावर वाई रेज कर दी। ऐसे ही पी ए सी ए इंटू आर टी है, इसकी पावर हमने ए रेज कर दी। और ये पी बी जो है सी बी आर टी है और इसकी पावर हमने बी रेज कर दी। अब हाँ, आर टी आर टी आर टी आर टी कॉमन है, तो क्यों ना हम सी एक्स इंटू एक्स कर लें, सी वाई इंटू वाई कर लें, और ब्रैकेट में आर टी एक्स प्लस वाई कर लें, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ऐसे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सी ए इंटू सी बी, ए तो सबके लिए है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सी ए की पावर रेज कर दी ए, सी बी की पावर रेज कर दी बी, और आर टी कॉमन है, तो आर टी कॉमन है, तो आर टी और आर टी को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, कॉमन ले लिया।
और ये ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आर टी और ये आर टी इनको कॉमन कर लेते हैं। सो के पी इज इक्वल टू, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, आर टी, ये एक्स प्लस वाई है। ये जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है ना कौन सा साइन आएगा बीच में, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमने पीछे पढ़ा था, ये वाला सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल था, के सी के। मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में के सी इज इक्वल टू सी एक्स इंटू एक्स इंटू सी वाई वाई अपॉन सी ए इंटू सी बी बी, इक्वेशन 1। के सी इज इक्वल टू सी एक्स एक्स इंटू सी वाई वाई अपॉन सी ए इंटू सी बी बी। तो ये के सी हो गया। सो के पी, ये वाली टर्म जो है सारी के सी के इक्वल होगी। आर टी, ये एक्स प्लस वाई क्या है, इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखो, इक्वेशन इक्वेशन एक्स प्लस वाई क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में। और ए प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन दी गैस फॉर्म। सारा कुछ गैस की फॉर्म में लेना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैस फॉर्म, तो क्या आएगा, डेल्टा एन जी। जी का मतलब गैस की फॉर्म में। तो हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी इंटू डेल्टा एन टू जी। मतलब आर टी की पावर रेज कर दी डेल्टा एन जी। पर ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये गैशियस फॉर्म वाले ही प्रोडक्ट में से गैशियस फॉर्म वाले रिएक्टेंट को आपने सब्सट्रैक्ट करना है। मैं आपको न्यूमेरिकल में बताता हूँ। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जब इसको नोटबुक पे लिख लेंगे तो आपको अपने आप समझ भी लगता जाएगा। बड़ी सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मैंने समझा भी दिया है। आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार मर्जी देखिए, वीडियो इज़ ऑल यूअर्स, है ना। तो वो तो यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं, तो आप उसको देखिए एज मेनी टाइम एज यू वांटेड टू सी। ठीक है, ओके। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लें। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी इंटू डेल्टा इंटू एन जी। हाँ, आगे चल के ये ज़रूर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है, मतलब टाइम नहीं वेस्ट होगा। एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एक्स और वाई जो है, ये लीजिए, एक्स और वाई जो है प्रोडक्ट की साइड पे है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैस फॉर्म, और ए और बी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैस फॉर्म। ये आगे लिखा हुआ है। तो एन पी माइनस एन आर गैस की फॉर्म में ये डेल्टा एन आ जाता है। जी मैंने लिख दिया कि ये गैस की फॉर्म में ही लेना है। ठीक है, तो मैं इसके एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो न्यूमेरिकल मेरे पास जो फर्स्ट है, इसमें कहा गया है कि 773 केल्विन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का इस रिएक्शन के लिए, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके आपको अमोनिया गैस देते हैं, 6.02 इंटू 10⁻⁻² लीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मोल है। के पी कैलकुलेट करना है। के पी कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा एन जी। क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी इंटू डेल्टा एन जी। ठीक है, क्योंकि के सी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, टी आपको गिवन होगा मेरे ख्याल से, यस, टी इज़ गिवन 773 केल्विन। तो बाकी तो सिर्फ एक डेल्टा एन जी ओ कैलकुलेट करने वाला रह गया। उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैस फॉर्म और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैस फॉर्म। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है गैस की फॉर्म में, लिखा हुआ है गैस, तो ये 2 हो गया, माइनस 1+3 4, 2 माइनस 4 नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैस फॉर्म। क्योंकि डेल्टा एन जी किसके इक्वल है,
आप इसको जी लिख दीजिए। डेल्टा एन जी किसका इक्वल है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन द गैस फॉर्म। तो प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल है उसमें से मैंने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को माइनस कर दिया। ये 2 है, ये 1 + 3 4 है। 2 - 4 = -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिलेशनशिप लगाइए, के पी इजिकल टू के सी आर टी इंटू डेल्टा एन जी। के सी की वैल्यू गिवन है बच्चे, आर 0 क्योंकि ये लीटर और मोल में है तो आर की वैल्यू आप 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ले लीजिए। स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर में आपने पढ़ा है। इनटू टेम्परेचर 73 केल्विन ले लीजिए। और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी थी? -2। तो ऊपर -2 लगाना नहीं भूलना। पावर इसकी जो रेज करनी है वो -2 रेज करनी है। ये -2 यहाँ से आया है, सॉल्व करोगे तो केपी आपका निकल जाएगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? ऐसे ही सिंपल सा एक और न्यूमेरिकल है, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपने। और 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं, ये न्यूमेरिकल आपने करने हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। और ये जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है इसमें तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो 1 ही आई है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर 1 आई है तो फिर आर टी के ऊपर तो 1 ही रेज करना है हमने, है ना? ये 1 ही रेज करना है तो आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आप दो ट्राई अपने आप कीजिएगा। I'm sure the lecture that I've taken up today is very very clear to you. नोट्स बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखे हुए हैं, आपको पहुंच भी जाते हैं। एंड आपको बहुत ज़्यादा बोर्ड पे जैसे देखना होता है वैसे नहीं देखना पड़ता। तो आई एम श्योर अगर आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन अटेंटिवनेस के साथ सुनेंगे तो आपको ये सारा कुछ अच्छे से वेरी क्लियर हो जाएगा। With this, I take your leave. We call it a day. Thank you very much. Love you all. See you tomorrow back with the next video of Equilibrium chapter. Have a great day, guys.